होते हैं कुछ रीजंस। इसके बाद में आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, केमिस्ट्री वाला मैं जरा अनपिन कर दूं, है ना। तो जुड़ जाओ सभी लोग, आ जाओ फटाफट से, हम स्टार्ट करते हैं। हेनरी का नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है। 2 नंबर का प्रश्न काफी बार बनते हुए देखा गया है इससे, बहुत बार, मतलब मैक्सिमम टाइम। ठीक है, परंतु आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बात मैं बता दूं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक बात पढ़ी थी कि आपका एक विलायक होता है, और ये जो विलायक है इसकी अवस्था कैसी होती है? इसकी भौतिक अवस्था होती है द्रव। कैसी होती है बेटा? इसकी भौतिक अवस्था होती है द्रव। मैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज करूंगा क्योंकि सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी, और सैटरडे वाली क्लास में हमने ताप का प्रभाव पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि यहां पर जो आपका विलायक है वो द्रव है, और इस द्रव विलायक में यदि हम कोई ठोस पदार्थ घोलें, यदि हम कोई ठोस पदार्थ जैसे कि हमारा शक्कर हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, इस ठोस पदार्थ को हम इस शुद्ध विलायक में घोलें और विलयन बना लें। क्या बना लें बेटा? विलयन। बस मैं हेनरी के नियम पे आऊंगा ही और अनुप्रयोग पे भी आऊंगा। ठीक है, तो मैडम यदि वीडियोस देख रही हैं तो प्लीज जरा शेयर कर दीजिएगा इसे। हम इसमें घोलेंगे तो एक सर्टेन बिंदु ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब विलायक और विलय, एक टाइम ऐसा आएगा जब विलायक और विलय, पहले तो भूल जाएंगे बहुत अच्छे से, परंतु एक टाइम ऐसा आएगा जब विलायक और विलय से विलयन तो बनेगा, परंतु जैसे जैसे आप इस विलय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉट पे आपने 20 ग्राम डाला, क्या 20 ग्राम डाला? शुगर 20 ग्राम डाली, ठीक है, ये इसमें आसानी से घुल जाएंगे। फिर आपने क्या किया? आपने 20 ग्राम शुगर और डाल दी, ये भी घुली परंतु थोड़ा टाइम लगा। फिर तीसरे बार में आपने क्या किया? 20 ग्राम और डाल दिया। अब क्या होगा पता है? अब शक्कर के कुछ कण घुल जाएंगे और कुछ कण यही गोल 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 घूमते रहेंगे, यही गोल 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 घूमते रहेंगे। इसी प्रक्रिया को आपको मैंने बताया था कि इसे क्रिस्टलन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन। क्रिस्टलन की स्थिति तब होती है जब विलय विलायक को मिलाने से विलयन तो बन जाता है, परंतु अब विलय के कण विलयन में और अधिक मात्रा में नहीं घुल सकते, मतलब साम्यावस्था की स्थिति आ गई। परंतु द थिंग इज कि हमें और घोलना है। हम चाहते हैं कि इस विलयन में और विलय पदार्थ जो कि जिसकी भौतिक अवस्था जो है वो कैसी है? ठोस है। ये हम और घोलना चाहते हैं, ये जो ठोस पदार्थ है ये हम और घोलना चाहते हैं, तो हमें 2 चीजें करनी पड़ सकती है। तो वो 2 चीजों में से एक तो कार्य अधिक करना होगा और दूसरा ताप बढ़ाना होगा। तो कार्य वाले तो भूल जाओ, कार्य वाले में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हम बात करेंगे ताप का। हम क्या करेंगे? ताप के बारे में बात करेंगे। हम क्या करेंगे? इस विलयन को, और सपोज करो कि जब आप ये मिला रहे थे उस समय इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि रूम टेम्परेचर था। पिछला रिवाइज कर रहा हूं बहुत फटाफट से, इसके बाद में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उस समय इतना था, तो आपने इतना बैच तो शुगर का बहुत आसानी से घोल लिया, परंतु जब आप ये वाला घोलने गए तो ये क्या होने लगे? यही घूमने लगे। हमें अब ये वाला भी घोलना है, तो पता है हम क्या करेंगे? हम 25 डिग्री से इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने इसे 90 डिग्री या 100 डिग्री के आसपास ला लिया, मतलब पानी जो है वो उबलने वाली स्थिति में आ गया। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप गर्म करना चालू करेंगे इस विलयन को, ये यहां पर जो कण है, यहां पर जो शक्कर के कण है वो अपने आप घुलने लगेंगे, अपने आप घुलने लगेंगे। ये घर में चाय बनने वाला उदाहरण मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो इससे से हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका विलायक द्रव्य है और विलय ठोस पदार्थ है तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। ठीक इसी के विपरीत यदि आप ताप को घटा दें, जैसे कि आपको शरबत बनाना होता है ठंडे पानी में, तो आप क्या करते हो? वो पानी आपका 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बेटा, वो होता है, आप ये कह सकते हो 0 से 10 डिग्री तापमान।
क्योंकि शून्य में तो बर्फ ही जम जाती है नॉर्मली, 6-7 के बीच में रहता होगा वो, क्योंकि 4 में घनत्व ज्यादा होता है जल का। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का वो उस समय पानी का तापमान हो सकता है। और उस समय यदि आप शक्कर घोलने की कोशिश करोगे ना तो सिर्फ यही तक घुलेगी, है ना, ये 20 ग्राम तक ही घोल सकते हो आप। मैं ये कहूंगा कि आप ये वाली भी नहीं घोल सकते। तो यदि आपको घोलना है तो क्या करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो ठोस विलय के लिए विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर कम होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करें कि इसी विलयन में सेकेंड टाइम अब आने वाले हम गैस के लिए, गैस में यही सेम चीज उल्टी होती है। गैस में यही सेम चीज उल्टी होती है। उल्टी कैसे होती है तो समझते हैं इसे भी समझ ही लेते हैं, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है, जो हेनरी ने नियम दिया है, वो द्रव्य विलायकों में गैस विलय की विलयता के लिए नियम दिया है। तो यहां से कुछ कुछ भाग उसका स्टार्ट हो गया है और मैंने यही बोला था कि हम इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, चलो मैं कोई अच्छा कलर लेता हूं। हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो आपको HCl गैस मिलाना हो या O2 गैस मिलाना हो या CO2 गैस मिलाना हो। CO2 गैस का बहुत अच्छा उदाहरण आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखी होगी। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आपको देखने को मिलती है ना मार्केट में, ये इसमें CO2 जो है वो उच्च दाब पर भरी जाती है। जैसे ही आप खोलते हो एक साउंड आता है, ऐसे करके आता है ना, तो वो क्या है, वो उस समय CO2 गैस बाहर निकलती है। उस समय CO2 गैस बाहर निकलती है। अच्छा जरा देख लो भाई कौन कौन आ चुका है यार, ये क्या है, क्या दिक्कत थी। मेंबर्स ओनली स्ट्रीम ऑप्शन आया, चलिए ठीक है, जो जो है तो एक बार हाई लिख के भेज दो बेटा, ताकि मुझे समझ में जाए कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। वो क्या है, हम 5 मिनट लेट हो गए, इस वजह से शायद तुम लोग चले गए होंगे, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे करके, आ जाओगे सभी लोग। तो अभी हम यहां पर हमें गैस घोलनी है। हमें क्या घोलनी है, गैस। तो गैस के लिए नियम थोड़ा सा उल्टा है। गैस के नियम उल्टा है। ताप के यदि प्रभाव की बात करें हम, तो यदि आप ताप बढ़ाओगे, यदि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान था शुरुआती अवस्था में और ताप आपने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी स्थिति में गैस विलय की जो विलयता होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप 25 डिग्री से तापमान और कम कर दे, 0 डिग्री तक के लिए कर दे, तो गैस विलय पदार्थों की जो विलयता है वो बढ़ जाती है। ये हो गया ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव हो गया बेटा, ताप का प्रभाव। अब आगे जो हमारा टॉपिक है, आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं, चलो अगले वाले पेज पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। अब सपोज करो, पहली वाली पे आते हैं अपन, पहली वाली पीपीटी पे आते हैं, ठीक है। ये आया अपन पहली वाली पीपीटी पे। अब यदि आप इस विलयन पे दाब लगाओ, क्या करो, चलो इस विलयन पे आपने दाब लगाना है। इस विलयन पे आप पिस्टन के माध्यम से दाब लगा रहे हो, तो क्या दाब लगाने से ठोस विलय पदार्थ की विलयता इस विलयन में बढ़ेगी? क्या दाब का प्रभाव ठोस पर पड़ता है? चलो ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है, और चलो यहीं पर समझते हैं, शुगर के कारण है, आप इस पर दाब लगा रहे हो, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा बेटा? नहीं पड़ेगा, और आपका विलयन जो भी पात्र है उससे बाहर आ जाएगा। तो एक लाइन इसके लिए कही गई है कि ठोस तथा द्रव्य जो है वो संपीड़ित नहीं हो सकते। क्या लिखोगे आप? संपीड़ित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए इनका दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो किस पर होता है सर? तो जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, और आपको पता है कंप्रेस किसे किया जा सकता है?
कंप्रेस जो है वो गैस को किया जा सकता है। किसे किया जा सकता है? गैस को किया जा सकता है संपीड़ित। और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर डिस्कस होगा, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रवचन मेरे मुखार बिंदु से आप सभी के लिए, जो कि दिया था हेनरी बाबा ने। ऐसे ही हेनरी ने दिया था। ये नियम किसने दिया था? सर हेनरी ने दिया था। और डाल्टन भी उस समय इन सब चीजों पर अध्ययन कर रहे थे, ऐसा आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक मिनट जरा नोट्स निकाल लूं। और आप लोगों को यदि नोट्स चाहिए, और आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक से यानी कि नेक्स्ट मंडे से आपकी सारी क्लास जो है वो पेड हो जाएंगी। तो सिर्फ अभी एक ही बच्चे ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। बाकी बच्चे भी यदि आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर आपके सामने दिख रहा है 7024066348, इस पर हाय लिख के मैसेज करेंगे और बोल देंगे हमें ऑनलाइन बैच लेना है। तो आपको एक लिंक मिल जाएगी और आप चाहे तो ऑनलाइन बैच के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या फायदा है। सारी चीजें आप उस लिंक के माध्यम से, उस नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, क्या बच्चों को डाउट होता है ना, हम पैसे दे रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी वहां पर। ओके बेटा, चलो अब वापस आते हैं पॉइंट पे। ये बताना जरूरी है ना तुम लोगों ने, तो फिर ऑफलाइन देखो इतनी सारी चीजें चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बोर्ड चल रहा है, इंटरनेट का खर्चा, देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। तो मैनेज कैसे होगा बेटा? तो हमने बैच का प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा हुआ है। आप एक बार नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बच्चा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं विलियन चैप्टर से। और विलियन चैप्टर पे ये कहा गया है, 2 बीकर बनाते हैं हम सबसे पहले। तो ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, इतना बड़ा नहीं चाहिए। ये आपका है द्रव्य विलायक। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे द्रव्य विलायक। ओके, और इस द्रव्य विलायक में छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो वायु के उपस्थित हैं। कैसे हैं? छोटे छोटे पार्टिकल वायु के उपस्थित हैं, वैसे ही यहां पर भी उपस्थित हैं। चलो थोड़ा दूर दूर करते हैं, ऐसे। ऐसे ये वायु के कण यहां पर उपस्थित हैं। अब मुझे इसकी बनानी पड़ेगी कॉपी बना लेते हैं। ये लो, ये बन गई हमारी कॉपी। बढ़िया है, आपको 2 चित्र दिख रहे होंगे, 2 डायग्राम दिख रहे होंगे सामने से। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर बनाएंगे पिस्टन। यहां पर आपको बनाना है पिस्टन। आपको एक्चुअली चित्र से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना आपको चित्र से बहुत अच्छा ये एनसीईआरटी पे भी बना हुआ है ये चित्र, क्योंकि चित्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चित्र आपको चीजें बहुत इजीली समझाते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और यहां पर जो पिस्टन है वो दाब लगा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो लगा रहा है दाब। ये लो, ये लगा दिया दाब। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अब दाब लगाने से क्या होगा? दाब लगाने से ये होगा कि यहां पर वायु के जो कण हैं वो पानी के अंदर घुल रहे हैं। ठीक है, पानी के अंदर पे घुल रहे हैं। किसके कण? वायु के कण। स्टेज नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर
का और दिस इज डायग्राम नंबर, हाँ ठीक है। अब पहला चित्र आपको ये दिखा रहा है बेटा कि यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पार्टिकल है ये आपको मालूम होना चाहिए ये गैस है, जैसे यहाँ पर ये दोनों क्या है, गैस है। तो पहले वाले चित्र में आप ये देख पा रहे होंगे कि पिस्टन अभी जो है ऊपर है, कैसा है, ऊपर की तरफ है। और इस स्थिति में जो द्रव्य के अंदर उपस्थित वायु है और जो द्रव्य के बाहर वायु है, इन दोनों के बीच साम्यावस्था की स्थिति है, यानी कि जितने कण वायु के इस जल में घुल रहे हैं उतने कण वापस जल से बाहर निकल रहे हैं, मतलब एक साइकिल जो है वो चल रहा है। वायु के कण कभी जल में घुल रहे हैं, जल में एक्स्ट्रा कण होने के कारण वो बाहर निकल भी रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये वायु के कण इसके अंदर घुल जाए और बाहर से आप और ऐड कर सको। तो आप सभी को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने बात बताई थी आपको कि ठोस और द्रव्य को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपका विलायक क्या है, द्रव्य, तो ये संपीड़ित नहीं होगा। तो जब आप इसे इस पिस्टन पर दाब लगाएंगे, जब आप इस पिस्टन पर दाब, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रेशर, पी से जिसे दर्शाया जाता है, जब आप ये लगाओगे तो यहां पर उपस्थित जो गैस के कण है ना, ये देखो जो बहुत सारे गैस के कण हैं, ये पानी यानी कि द्रव्य के अंदर चले जाएंगे, घुल जाएंगे, उस पर मिश्रित हो जाएंगे। वापस से यदि आपको और गैस मिलानी है तो आप ये दाब वाली प्रक्रिया को कम बढ़ा नहीं होगा, बेसिकली आप क्या करोगे, दाब और अधिक लगा दोगे, ज्यादा नहीं लगा सकते ना, नहीं तो द्रव्य पे भी लग जाएगा। तो अब फिर से दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे, है ना, वो आगे का है। आपने एक और बात सीखी थी कि यदि आप ताप कम कर दें, आप क्या कर दें, ताप कम कर दें। अब मैं आपके घर पे आ रहा हूं, अब मैं आपके मतलब घर पे जो उदाहरण उस पर, अब यदि आप ताप कम कर दें, तापमान कम कर दें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि तापमान कम करने पर गैस जो विलय पदार्थ होता है, जो गैस विलय होता है, वो अधिक घुलनशील होता है, उसकी विलयता जो है वो बढ़ जाती है। पर दिस इज नॉट आवर टॉपिक, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बढ़ जाती है, ठीक है, बंद हो गया गलती से, बढ़ जाती है। यदि आप विलायक द्रव्य है और उसका तापमान कम कर दे तो जो गैसीय विलय पदार्थ उनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है आपके घर पे रखे हुए कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है, वो हमेशा फ्रिज में हम इसलिए रखे रहते हैं कि जो CO2 गैस है, जो फिज वाला टेस्ट है उसका, वो बना रहे। यदि आप उसे बाहर रखोगे तो वो टेस्ट हीन हो जाएगी। जैसे ही आप खोलोगे पूरी गैस बाहर और आप बोलेंगे हम क्यों ही पी रहे हैं इसे, ठीक है। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई, बेटा, कि जितना आप दाब लगाओगे, है ना, यहां पर चित्र पर देखोगे, जितना आप दाब लगाओगे उतना ही आप गैस को घोल सकते हो द्रव्य विलायकों में, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा अतुल। जितना आप दाब लगाओगे द्रव्य पदार्थ पर, यानी कि जितना आप दाब लगाओगे द्रव्य विलयन पर, विलय पदार्थ गैस हो तो, है ना, हम गैसीय विलय पदार्थ की बात करें, देखो यहां द्रव्य विलायक है और गैस आपका विलय है, इस पर जितना अधिक आप दाब लगाओगे या जितना आप दाब लगाओगे उतनी ही मात्रा में आप गैस को मिला सकते हो। और मिलाने की प्रक्रिया को हम विलीनीकरण या फिर विलयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें नियम समझने हैं, इससे रिलेटेड हमें क्या समझने हैं बेटा, नियम। ओके, समझते हैं व्हाट इज द नियम। चलो तो ये जो नियम है, ये सर्वप्रथम जिसने दिया था उनका नाम था हेनरी, इसीलिए हमने बोलते हैं हेनरी का विलयता नियम। अभी लागू किस पर होता है, ये लागू होता है जब आपका विलायक द्रव्य हो और विलय गैस हो। नोट कर लेना, ये कब लागू होता है,
आपका द्रव्य जो है वो विलायक है और विलय जो है वो गैस है। द्रव्य विलायकों में गैसों की विलयता का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया या प्रतिपादित किया उनका नाम था हेनरी। इनके नियम के अनुसार इनके नियम के अनुसार इनके नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं, चलो बुक में भी वैसे लिखा हुआ है, नियम है स्थिर ताप पर। देखो पहली लाइन में ही लिखा है कि तापमान जो है वो स्थिर होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि तापमान यदि स्टेबल ना हो, तापमान यदि ज्यादा हो तो विलयता कम हो जाएगी और तापमान कम हो तो विलयता बढ़ जाएगी। तो यदि हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, हमें किसी रिजल्ट पर पहुंचना है, तो हमें सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा ताप पर। तो यहां पर हमने इसीलिए एक लाइन लिखी है कि स्थिर ताप पर किसी गैस, ओहो ये क्या हो गया, गैस की, अरे यार, द्रव्य में विलयता, विलयता कॉमा लगा लो, कॉमा बुक में लगा नहीं है, मैं लगा रहा हूं जबरदस्ती, द्रव्य अथवा विलयन की सतह, है ना, विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, यही है कि दाब जो है उसके समानुपाती कौन होगी बेटा, विलयता, P समानुपाती होगी सॉल्युबिलिटी के। ये है पहला नियम। ठीक है, या आप बोल सकते हो यहां पर बात ये कहेगी कि जितना आप दाब लगाओगे उतनी ही विलयता होगी। अभी हमारे पास में एक चीज क्लियर है कि दाब समानुपाती होगा विलयता के, परंतु कितनी मात्रा में। नथिंग इज, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है सर दाब लगाए मिल गई, कितनी मिली ये कौन बताएगा, कैसे निकालेंगे हम। तो बेटा तुम्हें बताया है सर ने कि यदि हमें, जब हम ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो हमारे पास में होते हैं ना, हमारे पास में, हमने इन्हीं के लिए तो पढ़े सांद्रता के पद, है ना, सांद्रता के पद हमें बताते ना कि भाई विलय, एक विलयन में विलय पदार्थ और विलायक और विलय की मात्रा कितनी है या कितनी मात्रा में मिलाया जा सकता है, कौन बताता है, सांद्रता का पद। अब यहां पर इमेजिन करो पानी है, पानी के मोल है, उसमें हमें गैस के क्या घोलने हैं, मोल। तो यहां पर अब हमें सांद्रता के आधार पर सांद्रता के नियमों को यूज करना है, मात्रात्मक अध्ययन बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक अध्ययन बताना है कि ठीक है P समानुपाती हो गया सॉल्युबिलिटी के, ठीक है मिल गई, परंतु कितनी मिली, कौन सा सांद्रता का पद ले ले, मोलरता ले ले, मोललता ले ले, मोल अंश ले ले, क्या ले ले, कितनी घुली, ये कौन बताएगा हमें। तो ये बताता है हमें सांद्रता के पद, और सांद्रता के पद के अंतर्गत हम यहां पर यूज करते हैं मोल अंश। और ये मैंने नहीं कहा, ये हेनरी ने ही कहा, हेनरी ने ये कहा। अच्छा, अगले वाले पेज में क्या है, चलो अगले वाले पेज में आप यहां पर लिखोगे
ये बाजू वाले में टेबल आई कि नहीं, एक पेज में हमने टेबल लेके आया था। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। आप यहां पर लिखोगे एक मिनट, है ना। किसी गैस किसी गैस का वाष्प अवस्था, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी कि P उस विलयन में गैस के मोल अंश, मोल अंश को हम दर्शाते हैं बेटा x से, x के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होती है, यानी कि इस विलयन पे यदि आप दाब लगाओगे तो कितनी गैस घुलेगी बेटा, उतनी ही गैस घुलेगी जितनी गैस इस विलयन की सतह पर आंशिक दाब लगा रही होगी। और गैस के क्या, गैस के मोल अंश, गैस के क्या मोल अंश, गैस के जो मोल अंश है वो विलयन की सतह पर क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे P जो है वो समानुपाती होगा x के, और x यहां पर क्या है, x यहां पर आप लिख सकते हो गैस के मोल अंश है, गैस के क्या है, मोल अंश है। P क्या है, P जो है वो है आंशिक दाब, क्या है बेटा, आंशिक दाब जो गैस लगा रही है विलयन की सतह पर। अभी चित्र आपने देखा, ये वाला चित्र आपका कहां गया, ये वाला चित्र, ठीक है। यहां पर आप P दाब लगा रहे हो, यहां पर गैस के कण हैं, ये गैस के कण क्या कर रहे होंगे, यहां पर दाब लगा रहे हैं। जितना ये दाब लगाएंगे, यानी कि आप मान लीजिए आपने इस ग्राफ को यहां से सिर्फ इतना खिसका है, तो इतनी गैस क्या होगी, इतनी गैस इतनी सतह पर दाब लगाएगी। दाब लगाने से क्या होगा, कण थोड़े नीचे जाएंगे। अब वो नीचे चल गए, वो जल के अंदर घुल जाएंगे। अब क्या होगा, जब वापस ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये तो ये स्थिति होगी, जब ये ऊपर जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, और गैस के कण ऐड कर सकते हो। या आप एक बार आपने दाब लगाया, गैस के कण पूरे के पूरे इस जल के अंदर चले गए। अब आपको और घोलना है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार दाब लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा सोडा वाटर की दुकान पे, वो पता नहीं आपने फ्रूट बियर पिए कि नहीं, उस समय वो यही तो करते हैं, बार बार दाब लगाते घुमाते रहते हैं और ठंडे वातावरण में गैस के यानी कि CO2 के कण को घोलते रहते हैं। तो जब वो दाब लगाते हैं तो CO2 के कण पानी के अंदर पे प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके सामने देते हैं वो वापस सामान्य स्थिति में आती है और बहुत सारा झाग निकलता है।
जब तक वो दाब लगे रहते हैं, CO2 के कण जल के अंदर घुले रहते हैं। सेम सोडा वाटर पे भी होता है, जब तक वो सील पैक होती है वो बिल्कुल स्टेबल होती है। जैसे ही आप खोलते हो, क्या करते हो, उसका जो प्रेशर उसके अंदर इनबिल्ड था, इस पानी के अंदर पे बहुत सारा प्रेशर था, जैसे आप खोलते हो वो सामान्य वायुमंडलीय दाब के साथ रिएक्ट करता है या वैसा अनुभव करता है, सामान्य दाब के जैसा अनुभव करता है और बुलबुले निकलने चालू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कोल्ड ड्रिंक को काय में रखते हैं, ठंडे माहौल में रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक यदि ठंडी होगी तो कम गैस निकलेगी और गर्म होगी तो बहुत तेज गैस निकलेगी। ठीक है, ये इसके पीछे का कारण है। अब यहां पर वापस आओ, आंशिक दाब पर वापस आओ। ठीक है, P समानुपाती होगा X के, जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ही विलयता होगी, और यह विलयता जो है यानी कि आंशिक दाब जो है वो समानुपाती होगा गैस के मोल अंश के। अब द थिंग इज कि ऐसे तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता सर, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से समानुपाती का निशान हटाना पड़ेगा। तो P बराबर होता है K H और X के। अब एक नया वर्ड तुम्हें मिल गया KH, और इसे कहा जाता है हेनरी स्थिरांक। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक। ओके, दिस इज हेनरी स्थिरांक। अब सर व्हाट इज KH, तो KH पे भी बात कर लेते हैं कि KH होता क्या है। अब वायुमंडल में काफी सारी गैसेस है ना, अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं। चलो इसे भी चित्र से समझते हैं, चित्र थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। ये रहा आपका द्रव्य विलायक, है ना, ध्यान रहेगा ये आपका द्रव्य विलायक है, या आप कह सकते हो विलियन है। द्रव्य विलायक है या फिर विलियन, दोनों में से कोई एक चीज ये हो सकती है। इसका तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 293 केल्विन है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलो 25 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं मैं से, 25 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट। ओके, रूम टेम्परेचर। अब आप इसमें अलग अलग प्रकार की गैस घोलने की कोशिश करोगे। अलग अलग प्रकार की गैस से मेरा तात्पर्य है कि आप यहां पर इसमें हीलियम गैस घोलने की कोशिश कर सकते हो, है ना। चलो बात करते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। आप इस पे हीलियम गैस घोलने की कोशिश करोगे, आप इस पे H2 गैस घोलने की कोशिश करोगे, आप इस पे N2 गैस घोलने की कोशिश करोगे, आप इस पे O2 गैस घोलने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि 25 डिग्री तापमान पर जब आप इसमें घोलने की कोशिश करोगे हीलियम गैस को या फिर H2 गैस को या नाइट्रोजन गैस को, तो इस ताप पर सभी की एक समान मात्रा इसमें घुल सकती है। आप एक प्रकार का ही दाब लगाओ, मान लो आपने जो दाब लगाया वो 100 बार का लगाया, ठीक है, 100 बार का आपने इस पे दाब लगाया। तो यहां पर जब आप हीलियम गैस की बात करोगे इसकी कुछ अलग मात्रा घुलेगी, ये जो H2 गैस है इसकी कुछ अलग मात्रा, हमने तापमान सेम रखा है, हमने दाब भी सेम रखा है, परंतु जो इसमें घुलने की मात्रा होगी ना वो सभी गैसों की अलग अलग होगी। ठीक है, और यही जो अलग अलग भिन्नात्मक स्थिति आपको देखने को मिल रही है, यही जो अलग अलग स्थिति देखने को मिल रही है ताप और दाब एक सा रखने के बावजूद भी, यही कहलाती है KH। अच्छा, और ये KH जो है वो प्रयोगों द्वारा निकाली गई एक राशि है, यह एक आप ही कह सकते हो अंक है, जिसके माध्यम से हम माप सकते हैं कि इतने ताप या दाब पर कितनी गैस की मात्रा एक विलायक में घुल सकती है। मतलब हीलियम गैस कितनी घुल सकती है, H2 गैस कितनी घुल सकती है, या फिर आपकी O2 गैस कितनी घुल सकती है। डन। तो इसी को लेके आपकी बुक में एनसीईआरटी में, मेरे पास में नहीं है कि पुरानी है पता नहीं, पृष्ठ क्रमांक 8 पर एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अनुसार पे आपको यह बताया गया है, इस टेबल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि
जो KH है, ये जो KH है, इसका मान जितना अधिक होगा, ये जो KH है इसका मान जितना अधिक होगा उतनी ही कम मात्रा में वो गैस इस विलायक में मिल सकती है। सिंपल भाषा में कहूं, KH का मान जितना अधिक, जो विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी है वो उतनी कम। उल्टा इसके विपरीत KH मान जितना कम होगा, ये सॉल्युबिलिटी जो है वो उतनी अधिक होगी। इसी कारण से जो ऑर्गन है, सॉरी हमारी हीलियम गैस है, ऑर्गन गलती से हमारे मुंह से निकल गया, जो हीलियम गैस है इसका KH मान जो है वो 144 है। कितना है? 144.97। आप सीधे सीधे 145 बोल सकते हो। इसका KH मान जो है वो 144 है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे कम विलय जल में कौन है, तो आप लिख के आएंगे हीलियम। और सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो आपका है वो है वाइनिल क्लोराइड। क्या है बेटा? वाइनिल क्लोराइड। इसका KH मान यदि आप देखोगे, इसका KH मान देखोगे 0.611। ठीक है, ये है KH मान क्या होता है उसके बारे में। ठीक, अब एक और बात वहां पे कही गई है कि अलग अलग तापमान पर KH मान भी बदल जाते हैं। जैसे कि यदि तापमान कम है, यदि तापमान कम है तो KH का मान भी अपने आप कम हो जाएगा। KH का मान भी अपने आप कम हो जाएगा। और तापमान अधिक है तो KH का मान भी अधिक हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं समुद्र। इसके लिए हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं? समुद्र। ठीक है, ये आपका समुद्र है। ठीक, समुद्र, सूर्य का प्रकाश ये एक निश्चित दूरी तक ही जा सकता है समुद्र में। उसके बाद तो घोर अंधेरा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद घोर अंधेरा होगा। यहां पर रोशनी आती है। यहां पर कौन आती है? सूर्य के प्रकाश की रोशनी आती है। जबकि यहां पर क्या होता है? अंधेरा। और आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर जब सूर्य के प्रकाश की गर्मी आएगी तो ये पानी जो है वो गर्म होगा। और जहां पर सूर्य के प्रकाश की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पर पानी कैसा होगा? ठंडा होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है क्योंकि आगे हम अनुप्रयोग भी समझने वाले। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पानी में कौन सी गैस घुली होती है जिसके कारण समुद्री जीव जीवित रहते हैं। तो द आंसर इज O2 गैस। कौन सी गैस घुली रहती है बेटा? O2 गैस। मैंने हेनरी का नियम आपको समझा दिया। ठीक है, कि हेनरी के अनुसार में गैस की वाष्प अवस्था में उसका आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। बड़ा सिंपल सा नियम। और इसके पहले आपने पढ़ा था, इसके पहले आपने ये पढ़ा था कि किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस द्वारा लगाए गए दाब के गैस द्वारा उस द्रव्य अथवा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। चित्र में, चित्र मेरे दिमाग में चित्र बनता है एक्चुअली जब भी मैं ये बोलता हूं। तो हाँ, अब आप बात करोगे कि इसमें O2 गैस घुली होती है और सूर्य का प्रकाश जहां पड़ रहा है वहां पर गर्म पानी और जहां नीचे नीचे आप जाओगे वहां पर ठंडा पानी है। मैं अनुप्रयोग पे आ चुका हूं, धीरे धीरे करके तुम्हें बता दूं। ठीक है, आपको पता है कि यदि गर्म चीज होती है तो उसमें गैस की विलयता कैसी होती है? कम होती है। और जब पानी ठंडा होता है तो गैस की विलयता कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है, बहुत अधिक मात्रा में विलीन होता है। ठीक, समझ, बहुत गहराई से समझना। यू आर अ साइंटिस्ट। कौन हो तुम लोग? सभी लोग वैज्ञानिक हो। उस हिसाब से तुम्हें सोच। समुद्र के अंदर ऊपरी सतह पर पानी गर्म होता है। गर्म पानी में गैसें कम घुलती है, निकलती नहीं, कम घुलनशील है। मतलब उसके पानी में तो होंगे कण परंतु घुलेंगे नहीं। तो घुलेंगे नहीं तो जो समुद्री जीव हैं, जो समुद्री जीव है, पता नहीं मेरी मछली बहुत दिनों के बाद बन पा रही कि नहीं, ये जो मछली वगैरह इसके अंदर पे रहती है, ये ऊपरी सतह में श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को बहुत आसानी से ले सकती है। ठीक है,
बहुत आसानी से ऑक्सीजन गैस को ले सकते हैं। परंतु जो यहाँ नीचे है, जो यहाँ बहुत ज्यादा डीप सी में है, वहां पर क्या है, O2 गैस बहुत अधिक मात्रा में घुली हुई है, और घुली हुई गैस को श्वसन द्वारा लेने में इन जीवों को कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई। इसीलिए ये ऊपरी वातावरण में अधिक समय बिताना पसंद करते हैं। ये बात एनसीईआरटी पे लिखी है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया कि O2 जो है वो तापमान के कारण, तापमान अधिक हो तो ऊपरी सतह पर तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण जीव ऊपर रहना पसंद करते हैं, उन्हें श्वसन लेने में दिक्कत नहीं होती। परंतु ठंडे जल में गैस की विलयता बढ़ जाती है, जिसके कारण उन्हें श्वसन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये हो गया पहला, ताप का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव भी, दाब का प्रभाव भी पड़ता है बेटा यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाते हैं, तो यहां पर इस वाली स्थिति पे, ये तो श्वसन वाली चीजें हो गई, ठीक है। अब हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पे आ चुके हैं। हम किस पे आ चुके हैं? हम आ चुके हैं अनुप्रयोग में। और यहां पर जो अनुप्रयोग मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां पर जो अनुप्रयोग मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान रहे पृष्ठ क्रमांक 8 में जो टेबल थे वो मेरी पीपीटी में नहीं आ पाई, तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि हीलियम जो है वो कम से कम घुलनशील है, और जो आपकी वाइनिल क्लोराइड है वो सबसे अधिक घुलनशील है। इसके अलावा ऊपर यदि हम बात करें तो मीथेन गैस आएगी, फिर इसके ऊपर आएगी CO2 गैस, है ना, फिर आपका आएगा ऑर्गन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो सारी हैं गैसें हैं, सबसे कम हीलियम। तो अनुप्रयोग में मैं बात कर रहा हूं, पहला अनुप्रयोग तो ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक, चलो यहां पर रा की रेप नहीं आएगी बच्चे, सर लगा देते हैं गलती से, सर की जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, का जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, इनमें जो CO2 गैस है ना, CO2 गैस, ये उच्च दाब पर बंद करी जाती है, ठीक है, उच्च दाब पर बंद करी जाती है ताकि ये उसके अंदर घुली रहे। नॉर्मल दाब में तो नहीं घुलेगी, उच्च दाब पे, हाई कंप्रेशर पे इसे भरा जाता है, तब जाके आपकी कोल्ड ड्रिंक का निर्माण होता है। यदि ऐसा ना हो तो फिज वाला स्वाद ना आए। दूसरा प्रयोग जो कि बार बार पूछा जाता है, दूसरा प्रयोग क्या, जो कि बार बार पूछा जाता है, वही समुद्र वाला उदाहरण। अब क्या होता है, यहां पर जो दाब है सतह पर, कहां पर, यहां पर सतह पर जो दाब है वो सामान्य होता है। जैसे अभी तुम और मैं एक सामान्य दाब वाली स्थिति पर हैं, परंतु जब हम जल के अंदर जाते हैं ना, धीरे धीरे नीचे, तो ये दाब जो है वो बढ़ने लगता है, ये जो दाब है वो बढ़ने लगता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप घर पे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो जो आपकी पिलपिली बोतल होती है ना पानी की, उससे करना खाली, और गहरे कुएं या टाके पे, मतलब जैसे तैरना आता है वही करेगा ये, है ना, या मैं ऑफलाइन भी इसका प्रैक्टिकल करवा के देखूंगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसे पानी के अंदर ले जाते हैं, तो पता है क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, मान लो आपने एक बोतल ली, क्या ली आपने, एक बोतल ली, चलो बहुत बड़ी बोतल ले ली सर आपने, यहां पर एक बोतल ली, ये आपने एक बोतल ली, ये प्लास्टिक की भी है ना, वैसे तो से नो टू प्लास्टिक, परंतु क्या कर सकते हैं, ये प्लास्टिक की बोतल ली, ये सतह पर एक जैसी रहेगी, फूली हुई, परंतु जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ये बोतल पानी के अंदर जाते ही पिचक जाएगी, ये बोतल जो है पानी के अंदर जाते ही पिचक जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि अच्छा ये बंद बोतल है, ध्यान रहे ये बोतल जो है वो बंद है, इसके अंदर जो गैस है ना बेटा, उसके कण पास पास आ जाएंगे, दाब के कारण वो खुद ही संपीड़ित हो जाएंगे, और संपीड़ित होने के कारण पे वो एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे, मतलब एक और इकट्ठे होने लगेंगे, और इस कारण से जो बोतल है आपकी पिचक जाएगी। और इससे रिलेटेड अभी बहुत कुछ दिन पहले एक सबमरीन जो है वो टाइटैनिक की खोज में गई थी, और उसमें बहुत बेभत्स एक्सीडेंट हो गए थे, जितने भी गोताखोर उसके अंदर सवार थे सभी की मृत्यु हो गई। आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, आप कर सकते हो
ऐसे ही कि वो कौन सी सबमरीन थी जो अभी कुछ दिन पहले टाइटेनिक की खोज में गई थी, वो काफी सारे लोग, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे जुबान पे उसका नाम है, मैंने बहुत बहुत प्रचलित था ये आर्टिकल। ओके, तो ये इसी कारण होता, दाब जो है वो सह नहीं पाए, उसके अंदर जो गैसें मौजूद, जो भी गैसें थी वो संपीड़ित हो गई और वो पिचक गई। एक बात, तो गैस अधिक दाब पाने पर घुलनशील हो जाती है, किस पर? द्रव्य पर। ठीक, अब यहां पर वही सेम गोताखोर वाली स्थिति है ना, यहां पर एक नाव है, इस पर गोताखोर जो है वो समुद्र के अंदर डाइव लगा के कूद गए। अब वो नीचे जाएंगे, तैराक है, नीचे जाएंगे। अब श्वसन द्वारा हम काफी सारी गैसें लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम नाइट्रोजन लेते हैं, हम CO2 भी लेते हैं, है ना, H2 भी, काफी सारी गैसें ले लेते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम कहां जाएंगे? समुद्र के अंदर जाएंगे। बिल्कुल फील करना, धीरे धीरे करके तुम समुद्र के अंदर जा रहे हो, चले गए, बिल्कुल नीचे चले गए। ठीक है सर, हम पहुंच गए। अब क्या होगा? तुम्हारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है और ब्लड के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें घुल रही हैं, घूम रही ना पूरे से। अब क्या होगा पता है? वो गैसें जो है वो खून के अंदर घुलनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली वो घुलती नहीं है, दूर दूर होती है और हमारा जो शरीर है, जो हेड हार्ट है, वो पंप करते रहता है, परंतु जब वो घुल जाए, शरीर के अंदर घुल जाए, और जब ये गोताखोर वापस आए, ठीक है, गोताखोर नीचे चला गया और वापस जब आएगा, यहां पर जाके वो घुल गई, बहुत अधिक मात्रा में घुल गई, और जब वो बाहर आएगा तो यहां पर जो दाब है वो कैसा है? सामान्य। नीचे जाके ज्यादा घुल गई, ऊपर आके सामान्य हो गई। तो इस स्थिति में पता है, ब्लड्स के बीच में, यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जहां पर होता है, जो नलिकाएं होती हैं, उनके बीच में गैस के बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? गैस के बुलबुले। और इसके कारण पे जो गोताखोर है उसे भयंकर की, आप ये कह सकते हो, घबराहट होने लगती है, या फिर एक पीड़ादायक या जानलेवा उसे तकलीफ होना चालू हो जाती है। और इस स्थिति को हमारी बुक में वेंट्स कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? वेंट्स। ठीक है, क्या हुआ? गोताखोर यहां पर सामान्य स्थिति में था, सब कुछ ठीक था, वो नीचे गया, नीचे जाने से क्या हुआ? गैस की जो विलेयता है वो खून के अंदर बढ़ गई, और जब वो वापस आया तो वो गैस जो खून के अंदर घुली थी वो सामान्य टेम्परेचर पर आ गई। सामान्य टेम्परेचर पर आने के कारण पे वो क्या होगी? ब्लड सेल्स से अलग होगी। अलग होने के कारण पे जो यहाँ पर छोटे छोटे मात्रा में वो घुली होगी, वो वापस आने पर बड़े बड़े बुलबुलों में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर गैप उत्पन्न होता है, और ये गैप जो है हमारे शरीर में ब्लड के प्रवाह को रोकता है, जिसके कारण से पीड़ादायक या जानलेवा तकलीफ होती है, और इस स्थिति को बेंट्स कहा जाता है। अब पता है ये जो स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई थी, ये क्यों हुई थी? क्योंकि यहां पर जो ब्लड सेल्स के अंदर दाब था, यानी कि जो घुलनशीलता थी गैसों की, और यहां पर जो थी, दोनों पर अलग अलग व्यवहार था, या आप कह सकते हो दोनों अलग अलग थे। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा? हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर समुद्र के अंदर लेके जाते हैं, हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर समुद्र के अंदर लेके जाते हैं, उन्हें कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर जो गैस होती है उनका कंपोजिशन ऐसे रखना पड़ेगा कि हम यहां पर रहें या यहां पर रहें। जो ब्लड सर्कुलेशन में O2 की मात्रा है वो एक जैसी बनी रहे। कैसी रहे बेटा? एक जैसी बनी रहे। मतलब कि हम भले ही कितने अंदर चले जाएं और अंदर से वापस बाहर जब आए तो हमारे शरीर में ये ब्लड की क्लॉटिंग ना बने। तो इसके लिए पता है क्या करते हैं? इसके लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेके जाते हैं समुद्र के अंदर पे, उसमें हम कुछ ऐसी गैसों को भरते हैं जिनका KH मान बहुत अधिक होता है, जो आसानी से नहीं घुलती। और तुम्हें पता है किसका KH मान अधिक होता है? हीलियम का होता है सर, नाइट्रोजन का होता है सर, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए। इसके अलावा जो दो गैसों के हमने नाम लिए हैं, इन्हें मिला दिया जाता है उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, ताकि यहां पर जो स्थिति थी उस गोताखोर की,
वही यहां पर नीचे जाते समय रहे, यानी कि O2 जो है वो शरीर में उपस्थित ब्लड सेल्स के अंदर अधिक मात्रा में ना घुले। ठीक है, समझे। अब मैं यहां पर इसे लिखता हूं कि उसकी कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए। यहां पर 11.7% आपकी हीलियम गैस होती है। ठीक है, फिर आती है नाइट्रोजन गैस, फिर आती है नाइट्रोजन गैस जो कि होती है 56.2% N2 गैस, और लास्ट सबसे आखिरी जो हमारे सांस लेने में जरूरी है 32.9% जो है वो आपकी O2 गैस होती है। ये कंपोजिशन मिला के ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर में भरा जाता है ताकि जो स्थिति सतह पर थी वही स्थिति समुद्र के अंदर हो और वेंट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ये विलयता का नियम किसने हमें दिया, ये केएच मान किसने दिया, हेनरी ने दिया। ओके बेटा, समझ में आया। अब ठीक इसी के विपरीत लास्ट पीपीटी, अब समुद्र के अंदर जा रहे थे। अच्छा, 9 ही पीपीटी हमारे पास में, चलो ठीक है, यहीं पर समझते हैं ना, ये तो तुम समझ गए होंगे। अब समुद्र के अंदर जाने पर एक तो तापमान भी कम हो जाता है ना, तो तापमान में कम होने के कारण क्या होता है तुम मालूम है, तापमान कम होने के कारण पे ये बात ऐसी होती है कि विलयता बढ़ जाती है। तो वही तापमान कुछ भी हो, मैंने तुम्हें बताया ना केएच का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है, तो हीलियम गैस को इसीलिए मिलाया जाता है भाई साहब कि वो घुले ना जल्दी से, देर से घुले बहुत, यहां पर देर ना हो जाए, मैं तो कहूं देर हो जाए घुलने में, इसलिए हीलियम मिलाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या, अभी आप समुद्र में गए थे, अभी आपको पहाड़ पे जाना है। कहां जाना है, चोटी पे, माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, हमारे पहाड़ कुछ इस प्रकार से, चलो एक पहाड़ यहां से, ये पहाड़ों पे, अब यहां पर पर्वतारोही चढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर दाब कैसा है, सामान्य, ध्यान से समझना, यहां पर दाब कैसा है, सामान्य। जब समुद्र में गए थे तो दाब क्या हो गया था, बढ़ गया था, है ना, बढ़ गया था। तो पहाड़ पर जाओगे तो क्या होगा बेटा, दाब कम होगा। दाब बढ़ने के कारण घुलनशीलता बढ़ जाती है, तो दाब कम होने के कारण पर घुलनशीलता कैसी होगी, कम होगी। इसका मतलब आप कितनी ही सांस ले लो, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, जस्ट लाइक दिस, आप ले रहे हो परंतु सांस जो है वो शरीर तक पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पता क्या किया जाता है, ये जो हीलियम और नाइट्रोजन हमने भरी थी इन्हें निकाल दो और पूर्ण रूप से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, अब से बात होगी ऑक्सीजन की, सिर्फ हम ऑक्सीजन भरेंगे, यानी कि हम कम सांस भी ले तो हमें पर्याप्त मात्रा में O2 की सप्लाई मिलती रहे। समझे बच्चे कि क्या कह रहे हैं सर, कि यहां पर जाने पर बढ़ रही है, घुल जाएगी शरीर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी गैस मिलाएंगे जो जल्दी से नहीं घुलती। सामान्य स्थिति में सब कुछ ठीक है, ऊपर गए तो बात ऐसी है कि भाई साहब घुल ही नहीं रही है, पतला हो जा रहा है सब कुछ माहौल, हम सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उतनी जितनी हमें चाहिए उतनी मात्रा नहीं मिल पा रही। तो हम क्या करेंगे, हम हाई प्रेशर में O2 गैस को सिलेंडरों के अंदर भरेंगे ताकि जब हम पहाड़ पर जाएं तो हम कम सांस भी लें, यानी कि थोड़ी सी भी ले तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से चली जाए और हम समान स्थिति पर रहें। ये था तीसरा नियम। पहला था कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, दूसरा था समुद्रारोही या फिर डीप डाइवर जिन्हें हम बोलते हैं गोताखोर, रे हिंदी में गोताखोर। ठीक है, गोताखोरों के श्वसन के लिए जो कंपोजिशन रखी जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, उनमें उनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही पर्वतारोही के लिए, तो पर्वतारोही में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उस पर आप कह सकते हो कि उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है। चलो बढ़िया है, ठीक है, ये था हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हम सीधे सीधे यदि आप बोलोगे तो बड़े ही सिंपल भाषा में कि जितना अधिक हम दाब लगाएंगे उतनी ही मात्रा, उतनी ही विलयता बढ़ेगी, और ये जो विलयता है वो किसी गैस की वाष्प अवस्था में, किसी गैस की वाष्प अवस्था में विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब और मोल अंश के समानुपाती। ठीक है, यहां पर लिखा है गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। P जो है वो समानुपाती होगा X के, X यहां पर गैस के मोल अंश है, P जो है वो दाब है, और KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। इसका मान अलग अलग होता है सभी गैसों के लिए। KH का मान जितना अधिक होगा वह गैस उतनी
कम घुलनशील होगी, उसकी विलयता उतनी कम होगी। और इसमें सबसे पहला नाम आता है हीलियम का। सबसे कम किसकी आती है, सॉरी सबसे ज्यादा किसकी आती है, तो वाइनिल क्लोराइड की बोलोगे। इसी प्रकार से HCl गैस भी जल में अधिक घुलनशील है ऑक्सीजन की तुलना में। यह भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में दिया सकता है कि आप ये बताइए सत्य है कि असत्य है कि O2 से अधिक HCl गैस जल में घुलनशील है ना। ये वाली लाइन भी मेंशन है कि नहीं, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज्यादा आती है कि ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवों को जीवित रखती है। वही दूसरी ओर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आ सकता है कि जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा HCl गैस अधिक घुलनशील है। यह कथन सत्य है या असत्य। मार्क माय वर्ड, ऐसे ही आते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे कि हाँ HCl गैस अधिक होती। एक ग्राफ भी बना हुआ है साइक्लोहेक्सेन में HCl गैस का, तो तुम चाहो तो उसके लिए हमारे पास जगह है क्या, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक ग्राफ बना हुआ है, छोटा कर देता हूँ जरा। हाउ मच टाइम भी है, मैंने 7:05 से स्टार्ट किया था, मैडम की भी क्लास है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है हमने। अब पता नहीं मैडम पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है बायोलॉजी, पर मैडम पढ़ाएंगी। मैडम को खाना ही खा लेने देते हैं अपन। चलो यहाँ पर लिखा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, दिस स्ट्रक्चर इज साइक्लोहेक्सेन। ये एक विलियन के अंदर पे रखा हुआ है, सॉरी एक पात्र के अंदर पे रखा हुआ है, और इस पे आपको घोलनी है HCl गैस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये वाला जो ग्राफ है ये दाब को दर्शाता है, ये वाला ग्राफ जो है वो मोल अंश को दर्शाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे, वैसे वैसे जो है आप और अधिक मोल जो है वो घोल सकते हो। किसके, HCl गैस के। किस पे, साइक्लोहेक्सेन पे। यहां पर पहले 500 लिखा हुआ है, यहां पर बाद में 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आप दाब को बढ़ाओगे वैसे वैसे आप मोल अंश भी बढ़ा सकते हो HCl गैस के साइक्लोहेक्सेन में। एक सरल ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है बेटा, सरल ग्राफ है। ओके, आई एम डन हेयर। बहुत ज्यादा थक गए हैं हम, ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का ये लेक्चर हो चुका है हेनरी का नियम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स वगैरह के लिए इन सभी के नोट्स के लिए आप या फिर ऑनलाइन क्लास के सब्सक्रिप्शन के लिए जो नंबर आपको दिख रहा है 7024066348, इस पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक हमसे ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग वगैरह सॉरी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो नॉट ओनली नोट्स, आप हमसे जूम कॉल पर भी बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को रख सकते हो सामने। बहुत सारी स्कीम और ऑफर आपको मिल जाएंगे उस पर। मॉडल पेपर सॉल्यूशन, बुक्स, हैंड रिटन नोट्स, मॉडल पेपर, लास्ट प्रीवियस ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, है ना। बहुत सारी चीजें हैं उस पर, बस एक बार ले लो। हमने तो दिया हुआ है सभी के लिए ऑफर। 50 बच्चों के लिए है डिस्काउंट, उसके बाद में 1000 रुपये हो जाएगा। अभी 759 का ऑफर चल रहा है। ओके डन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस पर, तो राउल्ट के नियम पे बात करेंगे। 2 नंबर का ये प्रश्न होता है। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा अपना, शुभ रात्रि को सभी। अच्छा, ये हमारा 6वां लेक्चर था, हमने 5वां लेक्चर ला लिया, पुरानी वाली PPT पे चल गया ये, कोई बात नहीं, पर धन्य मैडम ने डाउनलोड नहीं किया होगा। 6वां लेक्चर है हमारा, ध्यान रहे ये हमारा 5वां लेक्चर नहीं है, दिस इज आवर 6th लेक्चर। ओके, 6th लेक्चर है ये हमारा, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, 6वां लेक्चर है, मैं डाल दूंगा अपलोड करते समय, ठीक है। राधे राधे।